नमस्कार, प्राइम टाइम में आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो अब डॉन दाऊद का बचना मुश्किल है। अब सीधे तौर पर वो भारत के चंगुल में फंस चुका है, उसे भारत लाने की तैयारी है। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि इस आतंकी पर भारत का शिकंजा कसा कैसे गया? बड़ा सवाल है। दाऊद के काले कारोबार का सबसे बड़ा अड्डा यूएई रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की यूएई की यात्रा के दौरान वहां की सरकार से दाऊद पर लगाम कसने पर एक बड़ी सहमति, व्यापक सहमति बनी। यूएई कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने पीएम मोदी को भरोसा दिलाया कि एनएसए की तरफ से सौंपे गए डॉजियर पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। पीएम को आश्वस्त किया गया। इसके बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के रास्ते लाहौर पहुंचे और पाक पीएम नवाज शरीफ से भी मिले। उन्होंने नवाज को बर्थडे विश तो किया ही और भारत पाक दोस्ती की अड़चनों को दूर करने का अनुरोध किया। पीएम ने ऐसा कहकर नवाज को खुश किया, लेकिन यहां पर लेकिन इसलिए क्योंकि खुशी के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश भी दिया कि भारत दाऊद को नहीं छोड़ेगा। पीएम ने दाऊद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अफगानिस्तान और यूएई के साथ दोस्ती का जिक्र जरूर किया। शायद इस राजनयिक मिशन का मतलब तब नवाज और उनकी टीम को समझ में नहीं आया होगा, जबकि पीएम उस समय इस बात से खुश थे कि जिस दाऊद के दम पर पाक इतना कूदता है, उसे नेस्तानबूद करने की तैयारी भारत ने कर ली है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। यूएई ने भारत के डॉजियर पर कार्रवाई करते हुए दाऊद की दुबई में करीब 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया है। अगस्त 2015 में पीएम ने यूएई की यात्रा की थी और इस दौरान दाऊद का कच्चा चिट्ठा वहां की सरकार को सौंपा था। दाऊद गोल्डन बॉक्स नाम की एक कंपनी दुबई में चला रहा था। इस कंपनी के जरिए वो होटल और रियल एस्टेट के कारोबार में पहुंचा। सूत्रों की माने तो यूएई सरकार ने जांच में पाया कि गोल्डन बॉक्स नाम की कंपनी में फर्जी निवेशकों के जरिए पैसा डाला गया और इसके लिए हवाला के जरिए आए पैसों का उपयोग किया गया। इसी कंपनी के माध्यम से दुबई में करीब 3 होटल, अरबों रुपए कीमत के 3 मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग खड़ी की गई। यही नहीं, दुबई और अबू धाबी में रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपए की कीमत की जमीनें भी खरीदी गई थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि जल्द ही दाऊद हमारे गिरफ्त में होगा। भारत को यह कामयाबी पीएम और एनएसए अजीत डोभाल के प्रयासों के कारण मिली। डोभाल ने यह डॉजियर पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान वहां की सरकार को सौंपा था, जिसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग, जाली नोट्स वसूली, हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा उसे 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड भी बताया गया है। डॉजियर में उल्लेख किया गया कि दाऊद ने 2008 में मुंबई पर हुए हमले में आतंकियों को मदद पहुंचाई थी। 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम ने भारत से फरार होने के बाद दुबई को अपना घर बना लिया था। वहीं से वो हवाला, ड्रग्स, अवैध हथियारों की तस्करी और फिरौती के धंधे को अंजाम देता था। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। तो दाऊद अब पूरी तरीके से शिकंजे में फंस चुका है। दाऊद के तमाम गुर्गे दाऊद को बचाने के लिए लगातार कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से जो एक चाल चली गई, जो राजनयिक चाल भी चली गई और दूसरी तरफ एक और चाल चली जानी बाकी है। गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन खुलासा नहीं किया है। तो दोनों तरफ से दाऊद इब्राहिम अब फंसता हुआ नजर आ रहा है और अब सवाल यह भी उठने लगा है कि दाऊद को चोट मतलब पाकिस्तान को चोट मतलब
आईएस को चोट। इन तमाम मतलबों का और क्या मतलब निकलता है, इसे समझने और जानने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। स्वागत करना चाहूंगी जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी का। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और सीधा सवाल करूंगी, कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जाए जिस तरीके से दाऊद की संपत्ति को यूएई में जब्त किया गया, एक शुरुआत हुई है, कितनी बड़ी कामयाबी? चाहूंगा कि आपके एंकर ने अभी जो काला चिट्ठा है दाऊद इब्राहिम का वो पढ़ के सुनाया, पर दर्शकों को यह भी जानना जरूरी होगा कि दाऊद इब्राहिम के ताल्लुकात तालिबान और अल-कायदा के साथ बहुत गहरे हैं, जिसके कारण उसे अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया हुआ है। और अभी ये जो कार्रवाई हुई है यूएई के अंदर, ये मैं मोदी सरकार की और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की एक ग्रैंड स्ट्रेटजी मानता हूं, क्योंकि देखिए उन्होंने जो किया है, उन्होंने अटैक किया है उसकी फाइनेंशियल किंगडम को, उसकी जो संपत्तियां हैं उसको, क्योंकि अगर फाइनेंशियल किंगडम डिस्ट्रॉय नहीं होता तो अगर दाऊद पकड़ा भी जाता है या मारा भी जाता है, कोई दूसरा दाऊद खड़ा हो जाएगा। जैसे कि अल-कायदा, जब उसामा बिन लादेन मारा गया, अल-कायदा कमजोर पड़ी तो आईसिस आ गया, बगदादी आ गया। तो ऐसे ही ये जो स्ट्रोक चली गई है, मास्टर स्ट्रोक खेली गई है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, ये है अटैक ऑन हिज फाइनेंशियल किंगडम। और ये इसमें बहुत कामयाब रहे हैं, क्योंकि यूएई ने जो डोजियर दिया था भारत ने, उसके ऊपर कार्रवाई की है। और जैसा आपने बोला कि उसकी 1500 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त कर ली गई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए और दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। चलिए अनिल जी, मैं आपके पास आगे आऊंगी। एक कमेंट, मेरे साथ एक और खास मेहमान फोनों पर जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी प्रकाश सिंह जी। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। और जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को जब्त कर दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात में, एक कोशिश जो 1.5 साल पहले जिसकी शुरुआत हुई थी, उस कोशिशों का रंग अब नजर आ रहा है। क्या ये शुरुआत, क्या ये आगाज अपने अंजाम तक पहुंचेगा? प्रकाश जी, अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं, परंतु जो प्रगति हो रही है वो सही दिशा में है। और किसी गिरोह को, किसी गैंगस्टर को, किसी माफिया को खत्म करने का, अगर आप डायरेक्टली उसको नहीं खत्म कर सकते तो कम से कम ये बहुत अच्छा तरीका है कि उसकी आप जो फाइनेंशियल मसद है, उसकी जो आर्थिक शक्ति है, उसको आप छिन्न भिन्न कर दें। तो अगर आर्थिक शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है तो माफिया डॉन का अंपायर अपने आप धीरे धीरे गिरने लगता है। तो ये बहुत सही दिशा में एक अच्छा कदम लिया गया है, आर्थिक शक्ति को छिन्न भिन्न करना। इसके अलावा इनके जो गुर्गे हैं नंबर 1, नंबर 2 जगह जगह जो है, उनको भी अगर पकड़ लिया जाए और उनको भी कानून की गिरफ्त में ले लिया जाए तो भी दाऊद का कमजोर हो जाएगा। मतलब सीधे अगर फ्रंटल अटैक नहीं कर सकते, दाऊद पे खुद हमला नहीं कर सकते, दाऊद को खुद गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनको खुद ठिकाने नहीं लगा सकते, तो उनकी आर्थिक जो फाइनेंशियल अंपायर है और उनके जो आसपास जो गुर्गे हैं जो उनके अंपायर को चलाते हैं, उन पर जो भी प्रहार किया जाए उसे सही माना जाएगा। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की ये अच्छी सफलता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उनको इतना सहयोग दिया है और दाऊद की संपत्ति बहुत भारी पैमाने पर जब्त की गई है। प्रकाश जी, यहाँ पे एक और बात बहुत खास हमने सुनी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत सरकार डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत लाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और कोशिशें जारी है। कुछ कोशिशें तो नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ कोशिशों से पर अभी पर्दा उठा नहीं है। तो वो कौन सी, किस तरीके की प्रयास है, वो कौन सी कोशिश हो सकती है जिससे दाऊद पर अब सीधे तौर पर और ज्यादा जो शिकंजा है वो कड़ा और कड़ा होता जाएगा? देखिए, और ये क्या कोशिशें हैं, ये तो भारत सरकार का गोपनीय तथ्य है। मैं तो क्या हो सकता है, आप क्योंकि फॉर्मर डीजीपी हैं, क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत यही हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान से सहयोग की अपेक्षा करना तो बेकार है, पर दाऊद इब्राहिम अगर पाकिस्तान से बाहर किसी देश जाता है और उस देश से हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और उस देश से हमारे अच्छे संबंध और वो देश हमसे अगर सहयोग करता है तो दाऊद इब्राहिम गिरफ्तार होता है और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंतर्गत वो भारत लाया जा सकता है। बस यही एक ओपनिंग बची है, वरना
पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि पाकिस्तान कभी दाऊद को हैंड ओवर कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए प्रकाश जी, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहें। अनिल गुप्ता जी रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, आपने सुना प्रकाश जी जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान से किसी भी इस मसले पे सहयोग की अपेक्षा करना ये एक तरीके से बेईमानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो रवैया रहा है हम देखते आए हैं। लेकिन अभी का जो माहौल बना है, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत उभर कर सामने आया है, भारत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा बढ़ा है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान, जो भले ही दुनिया जानती है कि वो एक टेररिस्ट स्टेट है और तमाम तरीके से दुनिया भर के देश अब कोशिश कर रहे हैं कि उसे टेररिस्ट स्टेट घोषित जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए, अब आपको नहीं लगता कि उसे लगेगा कि अब तो डॉन के लिए हमारे लिए कुछ बचा नहीं, अगर उसकी संपत्तियां जगह जगह जब्त होती जाएंगी तो पाक के लिए वो एक तरीके से वेस्टेज होगा। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अब शायद अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए एक स्टेप बढ़ सकता है, भारत को इस मसले में कोई रिएक्शन दे सकता है? लावनी, देखिए, मैं तो जो प्रकाश सिंह ने कहा मैं उसके साथ सहमत हूं, और मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान का नाम बदलकर ना पाकिस्तान या झूठिस्तान कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी हरकतें बिल्कुल पाक नहीं है, ना ही वो सच बोलता है। पर यहां तक आपका ये कहना है कि पाक अपनी इमेज मेकओवर के लिए शायद दाऊद को पकड़ने में हमारी मदद करे, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो नीति है वो एंटी इंडिया है, उसकी बेसिक फाउंडेशन एंटी इंडिया है, और पाकिस्तान कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे कि उसके जो ये एक उसका प्यादा है, ये स्ट्रेटेजिक प्यादा है दाऊद इब्राहिम, जब तक उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू पाकिस्तान के लिए खत्म नहीं हो जाएगी वो उसको कभी हमारे शिकंजे में नहीं आने देगा। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि उसको दाऊद को पकड़ना नामुमकिन नहीं है। क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन के जरिए उसके नजदीक पहुंचा जा सकता है, और वो पहुंचेंगे भी और उसको पकड़ेंगे भी। और ये जो उसका इकोनॉमिक अंपायर या उसकी जो आर्थिक शक्ति है उसको जो कमजोर किया जा रहा है, ये उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी उसकी सिक्योरिटी पर फर्क पड़ेगा, और जब उसकी सिक्योरिटी पर फर्क पड़ेगा तो उसके नजदीक पहुंचना उतना ही आसान हो जाएगा। जी, ऐसे में एक सवाल और भी उठता है अनिल जी, भले ही पाकिस्तान क्योंकि डिनायल मोड में रहा है, वो तो हम देखते ही आए, पाकिस्तान की फितरत को अगर परिभाषित करना होगा तो हमारे यहाँ के 5 साल का बच्चा भी बहुत आसानी से बता सकता है। लेकिन फिर भी जो स्थिति बनी है, मैंने स्थिति की बात इसलिए की क्योंकि अगर आप देखें अमेरिका का नेतृत्व बदला, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट आते रहे हैं वो पाकिस्तान विरोधी रहे हैं और भारत के सहयोग में नजर आए हैं। एक खबर चन कर ये भी आई है कि दाऊद इब्राहिम के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर भारत को मदद देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे हालात में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को एक डर रहेगा कि ओसामा बिन लादेन को जिस तरीके से खत्म किया गया और पाकिस्तान रडार पर आया, कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद के मसले में भी अमेरिका का सपोर्ट मिलने के बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो और पाकिस्तान एक बार फिर से रडार पर आ जाए? लावनी, मैंने जिक्र किया था क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन का जी। मैंने उसकी डिटेल नहीं दी। क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है मैं ये नहीं बताना चाहूंगा डिटेल में जी। लेकिन जो आपने कहा है वो भी एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन का ही हिस्सा है। इसमें हम अमेरिका की मदद लें या ना लें या अप्रत्यक्ष रूप के ऊपर अमेरिका हमारी मदद करे वो अलग बात है, लेकिन अगर हमने दाऊद इब्राहिम को पकड़ना है तो वो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन के जरिए ही पकड़ना है, और उस क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन की प्लानिंग चल रही है और हम दाऊद इब्राहिम तक पहुंचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दाऊद इब्राहिम जैसे बाकी दहशतगर्दों की जिंदगी होती है, इसकी भी हर दहशतगर्द की जिंदगी जो है लिमिटेड है, लिखी हुई है, और दहशतगर्द जो है उतने साल ही जीता है। इसी प्रकार दाऊद इब्राहिम जो कि ग्लोबल दहशतगर्द है उसकी भी लिखी हुई है, और वो कभी ना कभी जरूर हमारे शिकंजे में फंसेगा और उसको हम भारत वापस लेकर आएंगे, जिंदा या मुर्दा ये मैं भी नहीं कह सकता। चलिए, दाऊद जरूर आएगा। और एक अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, अभी यूएई में संपत्ति जब्त की गई है, अब बाकी अभी 8 ऐसे देश हैं जहां पर इसका काला कारोबार फैला हुआ है, उन 8 देशों का सहयोग भी क्या भारत की तरफ रहेगा? खासतौर से अगर हम मोरक्को की बात करें, टर्की की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, क्योंकि न्यूजीलैंड का जब मसला आएगा तो हमें याद है कि मसूद अजहर के नाम पर किस तरीके से चीन का सपोर्ट करता, माफ कीजिएगा,
एमएसजी के मसले पर किस तरीके से न्यूजीलैंड ने आवाज बुलंद की थी भारत के विरोध में, तो ऐसे देशों के साथ किस तरीके से रिश्ते अब राजनयिक स्तर पर भी बढ़ाए जाएं कि दाऊद की प्रॉपर्टी वहां पर भी जब्त हो? देखिए, जैसा आपने जिक्र किया, दाऊद की प्रॉपर्टी पाकिस्तान और यूएई के अलावा यूरोप के कुछ देशों में जी और अफ्रीका में है, और खासकर मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज में भी है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। तो इन सब देशों के साथ भारत कोशिश कर रहा है या तो उनके साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की जाए या उनके साथ संबंध बढ़ाए जाए। न्यूजीलैंड के साथ भी हमारे संबंध बढ़ाने की बात चल रही है। न्यूजीलैंड को अभी तक हमने कुछ इग्नोर किया है, हमारे ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशन न्यूजीलैंड के साथ नहीं है, लेकिन अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि अगर हमने दहशतगर्द, क्योंकि ये जो दाऊद इब्राहिम के साथ लड़ाई है, हमें इस लार्जर कैनवस के ऊपर देखना चाहिए। यह दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है जिसकी अभी भारत लीड ले रहा है, क्योंकि अभी तक अमेरिका इसकी लीड ले रहा था, लेकिन अब भारत इसकी लीड ले रहा है। भारत सब देशों को इकट्ठा कर रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, और भारत जो है ये मुहिम चला रहा है इंटरनेशनल टेररिज्म को जड़ से उखाड़ा जाए। तो ये वो लड़ाई है, इसमें सबको साथ लेकर चलना है, और कुछ जगह पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा, कुछ जगह पे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा। अगर हमारा इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा न्यूजीलैंड में, तो शायद अमेरिका का चलेगा। तो ये एक बायलैटरल रिलेशंस के साथ साथ मल्टीलैटरल रिलेशंस का भी जमाना है। तो इसमें ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखी जाएंगी, लेकिन दहशतगर्द के खिलाफ जो भारत ने जंग छेड़ी है, जो मुहिम छेड़ी है, उसमें भारत कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहे अनिल जी, और इस वक्त फाइनेंशियल क्राइम एक्सपर्ट राहुल मिश्रा जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीधे तौर पर अगर देखें, दाऊद की संपत्ति का जब्त होना एक बड़ी कामयाबी इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हमने देखा है कि ये जो डी कंपनी है, इसका एक काला कारोबार जो चलता है वो कहीं ना कहीं से भारत की इकोनॉमी को सीधे तौर पर चोट पहुंचाता था। और अब जब दाऊद की संपत्ति शुरू हुई है जब्त होना, अभी यूएई में पहला स्टेप है, ऐसे में क्या हम माने कि इस इलीगल पैरेलल इकोनॉमी को भी एक बड़ी चोट पहुंची है जो हमारे देश में इस डी कंपनी के जरिए चल रही थी? ये वाकई बहुत एक सराहनीय कदम है, और ये बहुत बड़ा चोट पहुंचा है हवाला ट्रेडर्स को, जिसका मेन जो मुखिया था ये डी कंपनी वाला था। नंबर 1 हवाला ट्रेडिंग एक थी, दूसरा जो नकली नोटों का कारोबार था उसमें भी इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, और उसके जरिए जो टेररिज्म फाइनेंस होता था उसमें भी बहुत बड़ा हाथ था। तो ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्टेप है, इसको मैं सल्यूट करूंगा। हालांकि ये एक, मैं तो बोलता हूँ इट इज अ ड्रॉप इन द ओशन, बट किसी ने इनिशिएटिव लिया तो ये बहुत बड़ा एक कमर तोड़ी गई है बेसिकली हवाला कारोबारियों की और जो नकली नोट बनाने वालों की, क्योंकि उसमें मेन हाथ इन्हीं लोगों का था। क्या इसे आप नोटबंदी का भी एक बड़ा असर मानेंगे राहुल जी? डेफिनेटली, ये क्योंकि आप देखिए जो नोटबंदी का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो था करप्शन फ्री इकोनॉमी, नंबर 1। नंबर 2 हवाला ट्रेडर्स या हवाला कारोबार को बंद करने का एक स्टेप था, और तीसरा स्टेप ये था जो भी नकली करेंसी आ रही थी उसको रोकने का। तो उस मुहिम में कामयाब हुए, एक शुरुआत हो गई। जी, अब राहुल जी आप हमारे साथ बने रहे हैं, अनिल गुप्ता जी मेरे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, अब एक महत्वपूर्ण जो सवाल उठ रहा है सीधे तौर पर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से ये कारोबार चल रहा था, आज एक बड़ी संपत्ति को जब्त किया गया है। बड़ी संपत्ति का जब्त होना, मैं फिर से पाकिस्तान पर इसलिए आऊंगी क्योंकि आईएस को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा था दाऊद इब्राहिम की तरफ से। आज दाऊद की इकोनॉमी पर, उसके खजाने पर चोट, मतलब आईएस को चोट है। ये आईएस के लिए भी कितना बड़ा झटका, माफ कीजिएगा, आईएसआई के लिए कितना बड़ा झटका माना जाएगा? देखिए, दाऊद का जो अंपायर है उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और दाऊद इब्राहिम एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेटियर है। नाइजीरिया का एक टेररिस्ट ग्रुप है बोको हराम, उसके साथ मिलकर वो दुनिया के अंदर ड्रग कार्टेल चलाता है, और वहीं से जो इलीगल जो पैसा इसके पास आता है, बाकी और भी सोर्सेज हैं, लेकिन ड्रग मनी को वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है, और जैसा आपने कहा आईएसआई की फंडिंग करता है। तो आईएसआई को, तभी तो मैं कहता हूं कि आईएसआई की एक सोने की मुर्गी है, उसकी स्ट्रेटेजिक सेट है, इसलिए आईएसआई पाकिस्तान कभी भी हमें इसके नजदीक नहीं आने देगा जब तक कि ये सोने के अंडे
देता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये इसका इकोनॉमिक एम्पायर खत्म होगा और ये पैसे की किल्लत होगी तो सब कुछ ढह जाएगा। आईएसआई भी इसको छोड़ देगा, इसके सिक्योरिटी भी इसको छोड़ देगी और फिर इसके नजदीक पहुंचना आसान हो जाएगा। चलिए, आर्थिक अपराध विशेषज्ञ राहुल मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, यहाँ पर खास तौर से आर्थिक अपराध में क्योंकि बहुत सारे अपराध आते हैं, यहाँ पर सट्टा बाजार भी कई तरीके से मुखर रहा है, हम देखते हैं। और सट्टा कारोबार में डॉन का नाम सबसे पहले आता था। आज जब डॉन पर शिकंजा कस रहा है तो क्या हम ये मान लें कि धीरे धीरे हमारे भारत से वो सट्टा बाजार भी खत्म हो जाएगा जिसे लेकर लगातार आवाजें उठ रही थी? देखिए, ये एक दूसरा कदम होगा जी। एक तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल चुका हूं कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट 74% से ऊपर है, जिसमें डी कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है, में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी। दूसरा, स्टॉक मार्केट, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें पैसा लगता है और उसकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज होती, जैसे आपके फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं और भी इसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बिल्कुल एक सरल भाषा में मैं इस्तेमाल करूंगा, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। और नेचुरल बात है, जो ये कदम उठाया गया उसका असर स्टॉक मार्केट पर आएगा, ये बिल्कुल डेफिनेट बात है। चलिए अनिल जी, क्योंकि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न उनसे करना चाहूँगी। अनिल गुप्ता जी, दाऊद इब्राहिम हमारा दुश्मन आज से नहीं है, वर्षों से है। कोशिशें होती रही लेकिन कोशिश अपने अंजाम तक नहीं पहुंची, यहाँ तक कि हमने पहला स्टेप भी नहीं देखा था। वजह क्या रही? क्या वाकई पॉलिटिकल विलनेस की कमी थी या फिर कुछ और वजह थी? क्योंकि बीच में छनकर खबर आई थी कि 2013 में ही दाऊद इब्राहिम मारा जाता, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के राजनेताओं की तरफ से जो कुछ हुआ था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक बड़े पॉलिटिकल फेस की तरफ से जो कुछ हुआ था, तमाम लोगों ने देखा था। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आज दाऊद इतने लंबे समय तक हमारा दुश्मन रहा और हम लंबे समय तक कुछ नहीं कर पाए। देखिए, भारत की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही रही है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑलवेज लैक्ड पॉलिटिकल विल, और तभी भारत को एक सॉफ्ट स्टेट का तकमा भी दिया गया है। लेकिन अभी वो हालात बदल चुके हैं, इसीलिए ये चेंज जो है आप देख रहे हैं। आपका कहना ठीक है, 2013 में नहीं, मेरे पास खबर है कि 1994 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, और उस वक्त के प्रधानमंत्री ने हुक्म दिया कि उसको रोक दिया जाए। तो ये बातें अब तो पुरानी हो गई है, लेकिन ठीक आपने आंका है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, जिसके कारण इतना वक्त लग गया हमें दाऊद इब्राहिम को अपने शिकंजे में लाने के लिए। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, पॉलिटिकल विल है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, और सबसे जरूरी यह है कि अभी भारत ने ठान लिया है कि हमने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है पूरी दुनिया से। तो इस मिशन में भारत को कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ राहुल मिश्रा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर हालात बदल गए हैं। अब हालात दाऊद इब्राहिम के लिए बहुत खतरनाक हो चुके हैं और यही वजह है कि अभी तो पहली सीढ़ी है। संयुक्त अरब अमीरात ने 15,000 करोड़ की संपत्ति को जब्त करके ये साबित कर दिया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किसी भी तरीके के टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करने वाला है और टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो तमाम तरीके से, साम दाम दंड भेंट तरीके से आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो आगे बढ़ता रहेगा। और डॉन के लिए तो मुश्किलें बढ़ने ही वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से तमाम मेहमानों का। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय